दोस्तों, आप लोग को पता है कि पीओके वापस आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एस जयशंकर साहब जो कि अभी उड़ीसा के अंदर एक चुनावी रैली में गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि पीओके एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पीओके भारत का एक अमीर अंग है, भारत का एक आंतरिक क्षेत्र है और हम लोग इसको वापस लेकर रहेंगे। यही नहीं, एस जयशंकर साहब जो है, इन्होंने जिस तरीके से विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी को टैकल किया है, वो वाकई में अविश्वसनीय है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अमेरिका की विजिट होती है, जब भी मोदी जी वहां पर जाता है, तो जयशंकर जो है वो उनके साथ में जरूर जाते हैं बैकअप सपोर्ट के लिए। खास बात यह है कि ये बात ये अकेले नहीं कह रहे हैं, इसके साथ में राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि नो नीड टू कैप्चर पीओके। हम लोगों को पीओके लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाई फोर्स इट्स पीपल, यानी कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, विल देमसेल्व्स वांट टू ज्वाइन इंडिया। वहां के लोग जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो भारत में आज नहीं तो कल जो है वो आकर मिल जाएंगे, लेकिन हमको कहीं पर भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी पीओके को कैप्चर करने के लिए। यही नहीं, अमित शाह इसमें पीछे नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि पीओके एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एवरी इंडियंस गोल टू गेट इट बैक। हर भारतीय का ये गोल है, टारगेट है कि ये पीओके जो है वापस आना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार पीओके हमारे हाथ से गया कैसे, वापस कैसे ले सकते हैं, और अगर वापस ले लिया है तो फिर इसके पीछे, इसके बाद में फिर क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीओके। ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक रेड लाइन आप लोग देखिए। ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके लेफ्ट हैंड साइड का ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसके 2 पार्ट है, गिलगित बल्तिस्तान है और आजाद कश्मीर है, वो लोग कहते हैं ऐसा। दूसरा, अक्साई चीन वाला जो एरिया है, यहां पर रेड लाइन आप लोग को दिखाई दे रही है, जो कि एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बीच में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र स्थित है। तो ये तो बात आपको समझ में आती है। ऊपर जो है अफगानिस्तान है, इधर चाइना है। इसके साथ में ही आप लोग इस मैप को बड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका पूरा एरिया है 2,44,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया के अंदर से पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कर रखा है वो है 64,000 और 13,000, मतलब टोटल आप लोग मान सकते हैं कि 78,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया, वो पाकिस्तान के पास में है और ये पूरे एरिया का 30% होता है। चाइना की तरफ चलते हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि चाइना ने अक्साई चीन जो है इसको कैप्चर कर रखा है और ये बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। एलएसी के इस तरफ आता है और ये इसका जो एरिया है वो लगभग आप लोग देख सकते हैं 37,000 किलोमीटर है और ये इसका 10% के आसपास हो चुका है। तो 10% ये है, 30 वो है 40, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है 60% हिस्सा वो किसके पास में है, भारत के पास में है। इसमें कश्मीर है 16,000 किलोमीटर स्क्वायर में और जम्मू है 26,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। लद्दाख जो है वो 59,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ है। आप लोग को पता होगा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने 5 अगस्त 2019 को एज ए यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था और उस समय हमने आर्टिकल 370 को रिमूव भी कर दिया था, जबकि यूनियन टेरिटरी यूटी घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ऑलरेडी जो है यहां से आर्टिकल 370 हट चुका है। बात करते हैं कि आखिरकार हमने जम्मू कश्मीर को खोया कैसे। खोने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ के जो शासक हैं वो है हरि सिंह और यहाँ की जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह उन शासकों में थे जो कि वहां की जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो अप्लाई किया करते थे। इससे जनता बड़ी परेशान थी। और दूसरी बात यह है कि रिलीजन बेसिस पर एक तरफ हिंदू राजा है और दूसरी तरफ मुस्लिम जनसंख्या है, दोनों की वैसे ही नहीं बन रही थी। मतलब हरि सिंह अगर कोई ऑर्डर पास करते तो जनता नहीं मानती थी और जनता जो है वो हावी रहती थी हरि सिंह के ऊपर। इसी बात का 1947 के अंदर पाकिस्तान ने फायदा उठाया और भारत के ऊपर आक्रमण किया। पश्तून जो वहां की लड़ाके हैं, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया और ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर ये तो एलएसी वाला एरिया है, एलओसी वाला एरिया है। इस एरिया से भी लगभग आप लोग मान सकते हैं कि काफी अंदर तक पश्तून जो है वो यहां पर एंटर कर चुके थे। फिर राजा हरि सिंह जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में आते हैं, कहते हैं कि हमें बचाइए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो थोड़े से और तीखे तेवर उनके थे। उन्होंने कहा कि पहले इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर, मतलब जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हमारे भारत के अंदर 3 रियासतें ऐसी हुई हैं, जम्मू कश्मीर में हैदराबाद है और जूनागढ़ है। इन तीनों रियासतों को बाद में भारत मिलाया गया था। इसकी पहले की कहानी यह है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय रियासतों को यह फ्रीडम दी गई थी कि या तो आप लोग भारत के अंदर मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर एक अलग देश जो है वो बना सकते हैं, या आप लोग के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां पर आपको कुछ शर्तें जो है पालन करना पड़ेगा, जैसे जनसंख्या है और आपका रेवेन्यू जो है वो कितना है, 10 लाख के ऊपर होना चाहिए, है ना। जनसंख्या 1 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो आपको एक
अलग पार्ट जो है वो बनाया जा सकता है। इसके अंदर जूनागढ़ खास तौर पर चाहता था कि वो पाकिस्तान के अंदर मिल जाए, जम्मू कश्मीर चाहता था कि वो एक अलग देश बन जाए, और हैदराबाद जो कि पाकिस्तान के अंदर विलय होना चाहती थी, निजाम का वो पूरा का पूरा शासन वहां पर रहा था। तो हमने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके भारत के अंदर मिलाया, जूनागढ़ के हम लोग जनमत संग्रह करके भारत के अंदर मिलाया, और फिर जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। लेकिन इसके बाद में भारत की आर्मी जो है उसको डिप्लॉयड किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर वहां पर जितने भी पाकिस्तानी लड़ाके थे उनको बाहर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जिस समय वो यहां पर खड़े थे एलओसी के ऊपर, उसी समय 1948 के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूएन के अंदर पहुंच गए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक पीस को कायम करवाने के लिए। लेकिन उनका दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। यूएन ने कहा कि जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए, ठीक है, यूएन ने कहा जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए। इसके बाद में पाकिस्तान चाहता है कि जनमत संग्रह करवाया जाए। हम ये चाहते हैं कि जनमत संग्रह तब करवाया जाए जब आप हमारे इस एरिया को छोड़ देंगे। मतलब भारत चाहता है कि पहले आप अपने एरिया के अंदर लौट जाइए, उसके बाद में हम लोग यहां पर जनमत संग्रह करवाएंगे। और अभी भी यही बात जो है वो चल रही है। ये तो है कहानी कि हमने किस तरीके से खोया। अब कहानी बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको पा सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 की वो घटना है जिस समय कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान जो है वो अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। मतलब बलूचिस्तान से काफी परेशान है पाकिस्तान। अगर इसको थोड़ा सा और आग दी जाए, बलूचिस्तान को वापस यानी कि थोड़ा सा बर्न किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशान कर सकता है, और उसका फायदा भारत जो है वो उठा सकता है पीओके को अपने अंडर में लेने के लिए, अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए। बलूचिस्तान के लोग, बलोच जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ में भेदभाव हुआ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब भी पैसा खर्च करती है तो हमारे ऊपर कम खर्च होता है, बाकी वो जो सेंट्रल एरिया है वहां पर खर्च करते हैं। इसीलिए वो आज पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान को अगर डिस्टर्ब करना है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो दर है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी हाई हो चुकी है। इसको हमको थोड़ा सा और हाइक पर पहुंचाना पड़ेगा। किस तरीके से? पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है उसको थोड़ा हैम्पर्ड करना पड़ेगा, और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, तब जाकर उसकी इकोनॉमी जो है वो क्रैक डाउन हो सकती है। तीसरी बात, अफगानिस्तान जो है कहीं ना कहीं इसको अपने फेवर में लेना पड़ेगा, ताकि कल को हम लोग पीओके वापस से कंट्रोल में लेना चाहे तो अफगानिस्तान की तरफ से हमको कोई भी परेशानी ना हो, और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को परेशान करे। तीसरा जो कि आपके दिमाग में भी है वो है चाइना को कैसे रोकेंगे। देखिए, चाइना के लिए पहला ये हो सकता है कि हम लोग उसके साथ में पीस एग्रीमेंट करें। अगर वो राजी होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपनी डिफेंस पावर को और बढ़ाएं कि कल को अगर चाइना अटैक करता है तो फिर हम लोग उसको भी हैंडल कर सके। लेकिन चाइना को हम लोग ताइवान की तरफ से भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ताइवान चाइना से अलग होना चाहता है। तो ताइवान को इंस्ट्रूमेंट बनाकर चाइना को कंट्रोल किया जाए, और बलूचिस्तान को इंस्ट्रूमेंट बनाकर हम लोग पाकिस्तान को कंट्रोल करें, और साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसको हम लोग क्रैक डाउन करें। इस तरीके से पीओके जो है हम लोग वापस से ला सकते हैं। वहां की जनता नाखुश रहेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, और वो इजीली जो है वो भारत के अंदर मिलना चाहेंगे। लेकिन अगर बात यह है कि पीओके इतना इंपॉर्टेंस रखता क्यों है, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में हाल ही में लिथियम के बहुत बड़े भंडार जो है वो मिले थे। साथ ही के अंदर गोल्ड, बॉक्साइट वगैरह के इनके बहुत अपार भंडार जो है वो अग्नि अकूत भंडार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिल चुके हैं। इसके साथ में ही एक कॉरिडोर है जिसको हम लोग कह रहे हैं वखान कॉरिडोर, जो कि हमको अफगानिस्तान से जोड़ता है। इस कॉरिडोर को हमको वापस से एक्सेस करने को मिल जाएगा, हम लोग अफगानिस्तान के साथ में वापस से जुड़ जाएंगे। साथ में ही सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे चाइना और पाकिस्तान इजीली कनेक्ट होते हैं, वो उनका कनेक्शन जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो अगर पीओके आता है तो हमको कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज के अंदर फायदा मिलता है। लेकिन नुकसान ये है कि हम लोगों को टेररिज्म जो है इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयार हैं। पहले से हम लोग को पाकिस्तान का ज्यादा एग्रेशन झेलना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर हमको एग्रेशन झेलना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए थोड़ा सा पीओके हमको इंपॉर्टेंस रखता है। आर्टिकल 370 जिसको 5 अगस्त 2019 को रिमूव किया गया था, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया गया था, तब से लेकर आज तक क्या परिवर्तन आया है। 370 हटने के बाद 2018 में कश्मीरियों ने 1767 घटनाएं जो है वो हुई थी, लेकिन अब तक एक भी घटना 2023 के अंदर नहीं हुई है। आतंकवाद की बात करें तो 2018 से 2022 के बीच में आतंकवादी गतिविधियों में 45.2% की कमी आई है। 2018 में इसके 143 मामले सामने आए थे, 2022 में ये केवल 14 ही रह गए थे। टूरिज्म की बात करें तो पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर पहुंचे हैं। 2022 में यहाँ 1.88 करोड़ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए थे। तो बेसिकली बात यह है कि अगर हम लोग पीओके को वापस लेना चाहते हैं तो हम लोग को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर
बिल्कुल पूरा हिट करना पड़ेगा, उसको क्रैक डाउन करना पड़ेगा, पाकिस्तान को थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक जो है वो पीओके हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं कि पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है उस तरफ ये अंदेशा, ये संकेत मिल भी रहे हैं कि पीओके हो सकता है कि 2025 के एंड तक जाते जाते आप लोगों के हाथ में आ जाए, मतलब हमारे देश में आ जाए। आप लोगों की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में, जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं या फिर व्यूअर्स हैं जो कि इन करंट अफेयर्स के मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।